हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशंस अभी ऑन गोइंग है, तो इन केस अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो जल्दी से कर लो। ठीक है, कोशिश करो कि 1 मार्च से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो इसके रजिस्ट्रेशन में होता क्या, एप्लीकेशन फॉर्म में आपके 2 फेसेस होते हैं और आपका जो एक पहला जो फेस होता है वो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की वैसे तो लास्ट डेट जो है वो इन्होंने शायद 16 मार्च दी है, लेकिन आप कोशिश करो कि मतलब 5 मार्च तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आप इतना पहले नहीं करोगे और तो होगा ये कि वो एक्सेप्ट नहीं होता, फिर एक्सेप्ट होने में जो है अप्रूव होने में आपका रजिस्ट्रेशन टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो इनकेस आपने अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा। और रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे किसी भी हाल में। ठीक है, और ना कोई करेक्शन का ऑप्शन आता है, इसलिए जो भी अपना डिटेल एंटर कर रहे हो, डिटेल फिल कर रहे हो फॉर्म में, प्लीज अच्छे से केयरफुली उसको फिल करना। तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो इस टॉपिक पर रहेगा, जो कि आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर एससी या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, क्या इशू डेट होनी चाहिए, तो इस पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो अदर देन जनरल कैटेगरी, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना। ठीक है, और जनरल कैटेगरी वाले भी देख सकते हैं, क्या पता कुछ मैं इंपॉर्टेंट और चीजें भी बता दूं इसमें जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो है प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं हुआ ऑफिशियली। पहले मैं ये सोच रहा था कि प्रोस्पेक्टस अगर रिलीज हो जाता तो मैं उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देता, लेकिन ये है कि प्रोस्पेक्टस रिलीज होने में अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, और अभी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और हमारा सर्टिफिकेट वो कौन सी डेट का होना चाहिए। तो इस सभी डाउट को जो है मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, और जो भी हमारे पास प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो अप्रोक्सीमेटली 100% जो वो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले तो एक चीज ये समझते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो यहां पर मैं आपको वैलिडिटी का जो केस बता दूं, मतलब जो वैलिडिटी का इशू आता है वो आपका सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में आता है, एससी और एसटी के केस में नहीं है। ठीक है, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग अगर करते हो, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट अगर पुराना है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है, और वहां पर जो है स्टेट और सेंट्रल का भी कोई चक्कर नहीं है। अगर आपके पास एससी एसटी का स्टेट का सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड होगा, अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अब मैं ये जो स्टेट और सेंट्रल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, देखो स्टेट और सेंट्रल का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे इशू हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि वो सर्टिफिकेट सिर्फ आप अपने स्टेट के अंदर यूज कर सकते हो, अदर स्टेट में वो एक्सेप्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह एक्सेप्टेबल होगा किसी भी केस में। ठीक है, उसके लिए कोई भी आपके बीच में जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, वो कंप्लीटली आपका एक्सेप्टेबल रहता है पूरी कंट्री के अंदर, वो आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। और जहां तक मैंने जो रिसर्च करी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो उसमें यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको स्टेट का पहले बनाना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी आप अगर आप पहली बार सर्टिफिकेट बनवा रहे हो या आपके पास नहीं है, ठीक है, तो एससी एसटी की तो बात यहां पर खत्म हो गई कि उनका जो है स्टेट का भी चल जाएगा, सेंट्रल का भी चल जाएगा, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और उनकी वैलिडिटी का भी कोई केस नहीं है कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए, आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन वो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एम्स में जितने भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हिंदी या फिर इंग्लिश, इन 2 लैंग्वेजेस में से ही एक में होना चाहिए। इन केस किसी अदर लैंग्वेज में, सपोज किसी का सर्टिफिकेट गुजराती में है, मराठी में, इस तरीके की किसी लैंग्वेज में, तो आप क्या करो, अपना सर्टिफिकेट जो है वो लैंग्वेज से कन्वर्ट करवा लो दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके लिए आपका एफिडेविट वगैरह लगेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी जहां से आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था।
ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी नियर बाय तहसील, ठीक है, नियर बाय जो आपका डीएम ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, वहां जाके इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हम अपना सर्टिफिकेट सपोज हमारा गुजराती में है तो हमें इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में कैसे चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। उसके बारे में मुझे इतने ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो सब प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो एससी और एसटी का क्लियर कर दिया मैंने। कोई भी वैलिडिटी का चक्कर नहीं है, कितना भी साल का पुराना हो आपका चल जाएगा। दूसरा केस ये है कि स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में देखो, अब हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। मैं ये प्रोस्पेक्टस मैंने 2022 का ओपन कर रखा है, तो इसमें हम लोग ओबीसी वाला सेक्शन खोल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये एससी एसटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी है, ठीक है। तो पहले हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की इंफॉर्मेशन मैं खोल लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने ओपन कर लिया। तो देखो ईडब्ल्यूएस होता क्या है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है ये आपकी वो कैटेगरी होती है जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, और ये अभी 3-4 साल से ही मतलब इंक्लूड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी मतलब आपके जो पेरेंट्स की सैलरी वगैरह है, ठीक है, जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, और उसमें प्रॉपर्टी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपकी प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, ठीक है, वो सब होता है उसमें क्राइटेरिया। तो अगर ये सब क्राइटेरिया आपके लिए जो है फॉलो होते हैं, ठीक है, आप उसमें आते हो तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा कि सपोज आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं पता और आपने जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जनरल में ही आता हूं, लेकिन अगर आप जनरल में आते हो तो अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लो कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो एनुअल इनकम है, क्या वो 8 लाख रुपए से कम है। अगर हाँ 8 लाख रुपए से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। देखो अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा दोगे तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपका बेनिफिट हो जाए उसमें, ठीक है ना। तो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है और प्रॉपर्टी का भी उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, ये सब क्राइटेरिया आपको क्या है ना, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लेना कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि सब क्राइटेरिया आपके मैच हो रहे हैं कि 8 लाख रुपए से सैलरी कम है, लैंड आपकी कम है, मतलब जो जमीन होती है आपके पेरेंट्स के नाम पर वो अगर सपोज कम है तो आप अपना जो है ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, ये आपका नियर बाय तहसील या फिर जो नियर बाय आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है डीएम ऑफिस, तो वहां पे जाके आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड होने वाला है, ठीक है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। साफ साफ ये चीज सुन लो, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका जो सर्टिफिकेट होगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला ही वैलिड होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखो सपोज ये एम्स का जो इन्होंने ब्रोशर दिया है, ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि हमने जो है आपके लिए एक प्रोटोटाइप यहां पर डाल रखा है, आप चाहो तो इस फॉर्मेट में बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, नीचे कहीं यहां पर दिया होगा, इसमें अटैच की होगी, ठीक है। तो उसका एक बार फॉर्मेट में दिखाता हूं, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है, यहीं कहीं पर दिया होगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये इन्होंने जैसे लिखा है प्रोफोर्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया होगा, ये दिया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। ये एससी एसटी सर्टिफिकेट का इन्होंने एससी एसटी का भी फॉर्मेट दिया है, लेकिन आपके पास पहले से उसका सर्टिफिकेट है तो ये फॉर्मेट पर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मेट खाली देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं बोलते कि आप इसी फॉर्मेट पर बना के लाओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बस इनकी कंडीशन ये होती है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सपोज देखता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस को ऊपर कहीं और दे रखा है क्या, हाँ ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो यही वाला दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके का कुछ ये मतलब आपका
फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये लिखा है जैसे कि ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर इन्होंने प्रोटोटाइप या प्रोफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। तो अब ये पता कैसे लगता है कि ये जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो अगर ऐसा कहीं पर लिखा है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये सर्टिफिकेट जो है कहीं पर भी आपका परमिसिबल होगा, कहीं पर भी अलाउड होगा एडमिशन लेने के लिए या किसी भी चीज में अप्लाई करने के लिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इस तरीके से लिखा है तो उसका मतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। और इन केस जो आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा उस पर जाकर अगर आप चेक करोगे तो उस पर कहीं ना कहीं आपके स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिखा होगा, जैसे कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर मतलब एडमिशन या कुछ भी जो भी अप्लाई करने के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, सपोज किसी ने महाराष्ट्र से बनवा रखा है तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा होगा, ठीक है। या ऊपर कहीं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा होगा। इस तरीके से आपकी स्टेट के गवर्नमेंट का नाम वहां पर लिखा होगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आपका मतलब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वो बन चुका है, ठीक है। लेकिन जनरली आप ये सोचो जब आप पहली बार सर्टिफिकेट अपना बनवाते हो तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही मिलता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कैसे कन्वर्ट होता है। आप अपने नियर बाय तहसील जाओ, नियर बाय डीएम ऑफिस जाओ, वहां से आपको मतलब किसी से भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए वो हम लोग अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही वाला है, ठीक है ना, कि कब का बना होना चाहिए। सपोज आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछले साल बनवाया था नीट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नीट में भी अगर आप नीट का भी फॉर्म भरने वाले हो, नीट का फॉर्म भी मार्च में निकल जाएगा, ठीक है। तो नीट के फॉर्म में भी आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सर्टिफिकेट चलता है जो 100% वैलिड है वो वही सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होगा। और वहां पर क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट की इशू डेट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में वो 1 जनवरी 2023 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले का होगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो मतलब एक्सपायर हो गया, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो नीट का केस में भी वो काम आ जाएगा और आपका यहां पर भी काम आ जाएगा। और अगर किसी और अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे और वहां पर भी यही मांगे उनकी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए तो वहां पर भी चल जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बनवा लिया, लेकिन अब सपोज क्या है कि हमने किसी स्टेट का अपना एग्जाम दिया, सपोज यूपी में हमने स्टेट का जो नर्सिंग एग्जाम होता है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो दिया, तो क्या सेंट्रल वाला वहां पर एप्लीकेबल होगा? हाँ, एप्लीकेबल होगा 100%, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि सेंट्रल वाला आपका हर जगह एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन स्टेट वाला जो है वो लिमिटेड जगहों पर आपकी स्टेट में ही कुछ इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई फ्यूचर में आपका डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, लेकिन गलत चीज मत करना कि मतलब कोई भी चीज मिस हो जाए और फिर क्या है कि उसका बेनिफिट आप ना ले पाओ। और एक एक दो दो नंबर की वजह से क्या होता है कैटेगरी में जब चेंज आता है तो फिर आपकी सीट रह भी सकती है। मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया तो क्या होगा, आपका ओबीसी का क्राइटेरिया हट गया, आप आ गए जनरल में। अब मान लो आपके मार्क्स आ गए 52 में ओबीसी वाले को सीट मिल रही थी लेकिन जनरल वाले को नहीं मिली। तो अगर ये होता कि अगर आपने ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब अच्छे से तैयार करवा लिया होता तो आज आपके हाथ में सीट होती। ऐसा पछतावा बाद में जाकर होता है बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है, वही एक्सेप्टेबल होता है एम्स में। और जो एससी एसटी के केस में वहां पर स्टेट या सेंट्रल दोनों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है। और क्या है, बस हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। बाकी एससी एसटी के केस में इशू डेट का कोई चक्कर नहीं है, कितना भी पुराना हो चल जाएगा। लेकिन जो आपका ये है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें डेट का चक्कर है, मतलब डेट ऑफ इशू इसमें मेंशन करिए, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि हम भाई ओबीसी में तो आते हैं लेकिन ये एनसीएल क्या है और सीएल क्या है। तो एनसीएल का मतलब होता है देखो नॉन क्रीमी लेयर और सीएल का मतलब होता है क्रीमी लेयर, ठीक है। अब क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, मतलब इसको जो है ना इनकम से तोला जाता है कि सपोज इनकम का क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि सपोज इतनी किसी की इनकम है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये वाली गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। और ये वाली जॉब कर रहा है अगर सपोज प्राइवेट जॉब में या किसी और जॉब में है
ठीक है, या कोई मतलब लोअर उसमें है, मतलब लोअर पोस्ट पे है कि, तो वो जो है नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी इनकम के बेस के ऊपर क्राइटेरिया बनाया गया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। समझ आ गई बात। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से पता होगी कि आप लोग जो हो क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज तक आपने सपोज इसका सर्टिफिकेट नहीं बनाया, लेकिन आपको पता है कि हम ओबीसी में आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्रीमी लेयर में है नॉन क्रीमी लेयर में है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जाकर वहीं पता लगेगी जो आपका नियर बाय तहसील है या फिर नियर बाय डीएम ऑफिस है। ठीक है, तो आप उनको बताओगे कि मेरी कास्ट ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा इस जॉब में है, हमारे पास इतना इनकम का सोर्स है, ये सब चीजें जो भी वो पूछेंगे वो उनको बताना। फिर वो आपको बताएंगे कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। तो यहां पर जो एम्स में एक्सेप्टेबल होते हैं कैंडिडेट्स वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स होते हैं। तो अगर आप ओबीसी में हो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तभी आप यहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आप एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाओगे। समझ आ गई बात। और मैं एक चीज बता दूं कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों का ही बनेगा। ठीक है, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सेंट्रल का कोई मतलब ही नहीं होता उस चीज का, क्योंकि आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मिलना ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये लोग ये भी बोलते हैं कि ओबीसी सपोज मतलब ओबीसी जो है वो आप सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए तभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, वैसे मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ओबीसी में क्या होता है कि मतलब जैसे ये है कि आप सपोज अपनी स्टेट में ओबीसी में हो सकते हो, लेकिन आपकी जो कास्ट है, सपोज आपकी कोई भी कास्ट है, ठीक है, XYZ आपकी कास्ट है, तो वो आपकी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि दूसरे स्टेट में जो है वही सेम आपकी वाली कास्ट जो है ओबीसी कैटेगरी में आ रही हो। ठीक है, तो हमारे क्या करा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, एक सेंट्रल लिस्ट रिलीज कर रखी है। उस सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी कास्ट दी गई होगी, ठीक है, कि ये आपकी कास्ट है और ये सेंट्रल लिस्ट में आती है, तभी आप जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में जो है आप ये वाला सर्टिफिकेट अपना ओबीसी का बनवा सकते हो, जिससे ये प्रूव होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया जो है आप ओबीसी में ही आते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी ही स्टेट में ओबीसी में आते हो। ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको अगर पता करना है कि हमारी जो कास्ट है ओबीसी की क्या वो सेंट्रल लिस्ट में आती है नहीं आती, उसको कैसे चेक करना है, उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर लेना। क्लियर हो गया इतनी बात। ठीक है, ये सिर्फ ओबीसी के केस में, बाकी SC ST और EWS उनका ऐसा कोई भी चक्कर नहीं कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं, सिर्फ ओबीसी के लिए ही है। ठीक है, तो NCBI करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं आपकी डेट की। ठीक है, कि कौन सी डेट का जो है, मतलब कौन सी डेट के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है, इशू डेट जिसकी होनी चाहिए वो आपका एक्सेप्टेबल यहां पर रहने वाला। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे EWS की। ठीक है, EWS की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको दोनों प्रोस्पेक्टस मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो ये डेट रखने वाला क्राइटेरिया रखा है ये 2021 से स्टार्ट करा है, कि 2021 से इन्होंने ये चीज स्टार्ट कर दी कि आपका EWS का सर्टिफिकेट इतनी डेट से इतनी डेट तक का होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट इतनी डेट से इतनी डेट का होना चाहिए। तो उसको कैसे देखना है कि आपको, मतलब वो डेट मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका सर्टिफिकेट आपको कब बनाना, अगर आपने नहीं बनाया अभी, और अगर पुराना है वो डेट आपकी पहले की है, तो अगर वो एक्सपायर हो चुका है मतलब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो आप उसको रिन्यू करवा लेना। क्लियर है, तो EWS की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, SC ST के केस में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, EWS और ओबीसी के केस में। तो EWS के बारे में देख लो इन्फॉर्मेशन। तो EWS के केस में आप देख सकते हो 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इन्होंने बोला था कि आपका जो सर्टिफिकेट है EWS की इशू डेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ, वो इन्होंने लिखा था 1 अप्रैल 2022 से लेके 18 जून 2022। उसके बाद जो इन्होंने लिखा था वो ये लिखा था कि 1 अप्रैल 2022 से 25 जून 2022, ये लिखा था इन्होंने पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली करा क्या है कि EWS की जो इन्होंने डेट लिखी है वो कब से लिखी है, 1 अप्रैल से लिखी है, और कब तक लिखी है, जब आपकी एग्जाम डेट है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी इशू डेट होनी चाहिए। समझ आ गई बात। अब मैं यही सेम चीज आपको 2021 वाले प्रोस्पेक्टस में एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ये 2021 का प्रोस्पेक्टस है, इसमें हम लोग नीचे चलते हैं, सेम चीज आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है,
ये ओबीसी का क्राइटेरिया है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का। अब यहां पर भी आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग का जो 2021 में एग्जाम हुआ था वो 14 जून को हुआ था, पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल का जो एग्जाम हुआ था वो 27 जून को हुआ था। लेकिन इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस की इशू डेट लिखी है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 14 जून 2021 नर्सिंग वालों के लिए, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 27 जून 2021 पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्स वालों के लिए, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ईडब्ल्यूएस के केस में ये लोग इस तरीके का क्राइटेरिया रख रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और आपकी एग्जाम डेट से पहले का होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो अभी अगर जिसके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो किसी का भी वैलिड नहीं रहने वाला, और अभी 1 अप्रैल 2023 आई नहीं है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब से पहले का होना चाहिए? आपकी जो एग्जाम डेट होगी जून में ही होगी। मतलब यह है कि आपका सर्टिफिकेट अप्रैल या फिर मई के मंथ में ही बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के केस में। यहां से हमको ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ना बनवाएं, जिसने अभी तक नहीं बनवाया, और जिसने ऑलरेडी बनवा लिया है उसको अगर रिन्यू कराना है तो वो 1 अप्रैल के बाद ही रिन्यू करवाए, अभी रिन्यूअल अपना ना करवाए। समझ आगे बात? ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और होता यह है कि जब आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जब वो वेरीफाई होता है तभी आप क्या होते हो, उस कैटेगरी के लिए वैलिड हो जाते हो कि हाँ ये कैटेगरी के स्टूडेंट जो है अब इसको कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तुरंत बाद होता है, नहीं तुरंत बाद नहीं, सॉरी, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के तुरंत बाद होता है, ठीक है, काउंसलिंग से जस्ट पहले। जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी उससे जस्ट पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक मैसेज आता है कि भाई आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो। फिर फिजिकली कोई बंदा होता है वहां पर, वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, क्राइटेरिया को चेक करता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। तब वो वेरीफाई करने के बाद वहां पे आपका अप्रूवल देता है कि हाँ ये कैंडिडेट का सर्टिफिकेट सही है, इसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तब आप उस कैटेगरी के लिए 100% क्वालिफाई कर जाते हो। समझ आ गई बात? ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अब मेरी बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लो कि आपको अभी सर्टिफिकेट ना तो बनाना है ना वो रिन्यूअल कराना है, अभी वेट कर लो। 1 अप्रैल से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और बाकी 1 अप्रैल तक तो आपका प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा, तो उसमें सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सर्टिफिकेट नहीं बनाना है ईडब्ल्यूएस वालों को, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, ठीक है, और ओबीसी का जो है इससे जस्ट ऊपर है। तो ये लिखा है क्राइटेरिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए इन्होंने लिखा है 19 जून 2021 से 18 जून 2022, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए लिखा है इन्होंने 26 जून 2021 से 25 जून 2022। इसका मतलब यह है कि ओबीसी एनसीएल वालों के लिए जो टाइम दे रहे हैं वो दे रहे हैं पूरा 1 साल का। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, कितना दे रहे हैं? 1 साल का। यानी कि अगर आपका सपोज आपने पिछले साल जून में अगर सर्टिफिकेट बनाया है या फिर उसके बाद का बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है वो, तो वो चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या अभी हम लोग अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं? अगर हम ओबीसी कैटेगरी में हैं, क्या हम सेंट्रल वाले के लिए अप्लाई कर दें? हाँ, तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर ये 1 साल का टाइम दे रहे हैं। मतलब जो आपकी एग्जाम डेट थी 2022 में, तो इन्होंने पूरे 1 साल का पीछे तक 2021 तक का जून तक का टाइम दिया था। मतलब जून 2021 से लेकर जून 2022 तक का इन्होंने पूरा टाइम दिया था 1 साल का, कि आपका सर्टिफिकेट इस बीच कहीं डेट का है तो वो आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आप अगर अपना सर्टिफिकेट अभी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना मैं आपको एक एडवाइस यही करूंगा कि अभी आप एक थोड़ा सा वेट कर लो जब तक आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आता, क्योंकि अभी देखो जून तक आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सर्टिफिकेट बनने में मैक्स टू मैक्स जो है वो आपको 15 दिन का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अगर सपोज हमारा अप्रैल में भी प्रोस्पेक्टस आ जाए, मार्च के एंड तक भी प्रोस्पेक्टस आ ही जाएगा, बल्कि ठीक है, मार्च में तो प्रोस्पेक्टस आ ही जाएगा किसी भी हाल में। तो अगर आप सपोज अप्रैल में भी इसके लिए अप्लाई करोगे तो 15 से 20 अप्रैल के बीच में आ ही जाएगा। मतलब पूरा अप्रैल का महीना है आपके पास सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ओबीसी में हो अगर आप, तो आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो सर्टिफिकेट बनाने के लिए। लेकिन हाँ, आप ये चीज अच्छे से समझो कि अगर आप सपोज कैटेगरी वहां पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रहे हो तो एक बार या तो कंफर्म कर लो कि सच में आप ओबीसी सेंट्रल का आपका बन सकता है या नहीं बन सकता, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको पता है
कि सर्टिफिकेट नहीं भी बन पाएगा फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप वहां पर काउंसलिंग से पहले उसको अपलोड नहीं करोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मैंने बता दिया। और यहां पर देखो 2021 के प्रोस्पेक्टस में भी ये सेम चीज मैं दिखा देता हूं। ये देखो लिखा है ओबीसी एनसीएल के लिए क्या क्राइटेरिया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने जो ओबीसी एनसीएल की डेट लिखी थी वो 15 जून 2020 से लेकर 14 जून 2021, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो इन्होंने डेट लिखी थी वो 28 जून 2020 से लेकर 27 जून 2021, मतलब पूरे एक साल का टाइम इन्होंने दिया है। तो जून में ही इस साल भी आपका एग्जाम होगा। तो पिछले साल जून के बाद या जून में आपने अपना सर्टिफिकेट बनाया तो वो आपका 100% वैलिड रहने वाला है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नीट में अप्लाई कर रहे हो तो नीट में ऐसा बोलते हैं कि 1 जनवरी 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अगर सपोज आपका पिछले साल का होगा नीट के केस में तो वो नहीं चलेगा। तो नीट के केस में आपको 1 जनवरी के बाद का ही बनाना होगा अगर आप नीट में अप्लाई कर रहे हो। बाकी इस वाले केस में एम्स के केस में क्या होगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना चल जाएगा, सिर्फ ओबीसी एनसीएल के केस में। ईडब्ल्यूएस के केस में मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2023 के बाद ही। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ईडब्ल्यूएस वाले प्लीज अभी रुक जाना, सर्टिफिकेट नहीं बनाना है आपको, अच्छे से सुन लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले को सर्टिफिकेट नहीं बनाना, फिर क्या होगा, अभी बनवा लोगे फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा, दो बार मेहनत लगेगी, दो बार आपके पैसे लगेंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस हमने देख लिया, ओबीसी देख लिया, एससी एसटी कैटेगरी देख लिया। बाकी पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होती है तो उसका सर्टिफिकेट का भी यही रहता है जो इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस दिखाए हुए हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस आप एक बार चेक कर लेना। तो जो भी इन्होंने अपने मेडिकल सेंटर्स दिखाए हैं वहां का सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है। अगर आपको बनवाना है तो वहां से जाके आप बनवा सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इसके ऊपर, ओके। और अगर आप सपोज ईडब्ल्यूएस में हो और आप नीट के लिए भी अप्लाई करोगे, नीट के लिए भी अगर आप अभी अपना फॉर्म भरोगे तो नीट में भी देखो ऐसा होता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के केस में क्या है कि अगर आप दोनों चीज को मैनेज करना चाहते हो कि आपका एम्स का भी काम चल जाए और नीट का भी काम चल जाए, तो करना ये कि नीट के लिए जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मत बनाना अभी, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि एक डिक्लेरेशन भी दे देते हैं कि ठीक है अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अपलोड कर दो, और उसमें ये लिखा होता है कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ और मैं जो हूँ सर्टिफिकेट दे दूंगा काउंसलिंग के टाइम पे, वरना अगर मैं नहीं देता हूँ तो मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा करके डिक्लेरेशन होता है। तो सिर्फ वो अपलोड कर देना उसके केस में, और बाकी जो अपने सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो अपने एम्स के अकॉर्डिंग बना लेना, क्योंकि नीट की जो काउंसलिंग है वो तो कहीं जाके आपकी अगस्त सितंबर में कहीं होगी जाके, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। मैंने पूरी कोशिश करी कि एक एक चीज आपको डिटेल में बता पाऊं, और मैंने बताई भी है। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपका सपोज मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं मैं, तो उस केस में आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ओके। सो ऑल द बेस्ट सभी को, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में होंगी इसके रिगार्डिंग वो मैं लेकर आता रहूंगा। और जल्दी ही मैं जो है कुछ आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल भी जो प्रिपरेशन के लिए वो भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहो ताकि आपको कंटिन्यूसली बेनिफिट होता रहे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।